नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के बाद दो अन्य नोटिस जारी किए गए हैं। उसमें पहला नोटिस है डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक संपरीक्षक और कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है, और जो दूसरा नोटिस है उसमें कृषि कल्याण विभाग से रिलेटेड वैकेंसीज रखी गई हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक संपरीक्षक और कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं उनके बारे में जानेंगे कि उसमें कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, उनके एग्जाम डेट क्या है, क्या उसका लिए सिलेबस रहने वाला है, साथ ही साथ क्या एज लिमिट रहेगी, किस एज तक के स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें जिससे कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ हम एग्जाम फीस की बात भी करेंगे कि किस एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग टाइप की वैकेंसीज हैं, तो हर वैकेंसी के लिए हम अलग अलग क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि किस वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। दोस्तों अगला जो वीडियो आएगा हमारा, उस वीडियो में हम जो दूसरा नोटिस जारी किया गया है कृषि कल्याण विभाग से रिलेटेड, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल NRA एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश पुलिस से रिलेटेड कंप्लीट सीरीज रीजनिंग, जीके और मैथ्स की जो सीरीज है वो हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गई है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपने वो अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो बिल्कुल फ्री है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक संपरीक्षक और कनिष्ठ सहायक में जो वैकेंसी की संख्या है वो कितनी है। सबसे पहले हम वैकेंसी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो नोटिस जारी किया गया है इसमें लगभग 250 वैकेंसीज हैं। दोस्तों नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि विभाग से जो वैकेंसी जारी की गई है, विभाग ने जो वैकेंसी की मांग की गई है वो काफी बड़ी संख्या में है, और जो नोटिस दिया गया है उसमें बताया गया है कि 250 वैकेंसी होगी इन तीनों भर्तियों में मिलाकर। तो यहां पर परिवर्तन होना लाजमी है और परिवर्तन हो सकता है, यानी कि वैकेंसी की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं कि 250 पदों पर ही वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों इसके बाद हम एग्जाम डेट की बात करें, लगभग 250 पद हैं इस वैकेंसीज में। यदि हम एग्जाम डेट की बात करें तो दोस्तों अभी इसका नोटिस जारी किया गया है, अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर अभी सिर्फ नोटिस जारी किया गया है। नोटिफिकेशन की डेट क्या है? नोटिफिकेशन की डेट जारी कर दी है, 25 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 14 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 14 दिसंबर से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और यदि हम परीक्षा की बात करें तो इसकी परीक्षा कब ली जाएगी? 29 जनवरी से इसकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 4 फरवरी तक ली जाएगी। तो एग्जाम डेट में यहां पे लिख देता हूं 29/1/2021, यानी कि 29 जनवरी से इसकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि लगभग 5 दिन चलेंगे। 4 फरवरी 2021 तक इसके एग्जाम चलने हैं। इसका नोटिफिकेशन की डेट भी जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन सिर्फ इसीलिए जारी नहीं किया गया है क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसीलिए आपने देखा होगा मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का भी नोटिस जारी किया गया है, अभी उसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। 10 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, आचार संहिता हट जाएगी, इसके बाद सभी वैकेंसी के नोटिफिकेशन है उनकी जो डेट है वो आचार संहिता के बाद की दी है। यही वजह है कि इनकी जो डेट है 10 नवंबर के बाद की रखी गई है, क्योंकि 10 नवंबर को सरकार बन जाएगी और आचार संहिता हट जाएगी। तो हमें एग्जाम डेट की बात करें तो 29 जनवरी से इसके एग्जाम होंगे और 4 फरवरी तक इसके एग्जाम चलने हैं। नेक्स्ट जो हमारा है सिलेबस, इसके यदि हम सिलेबस की बात करें, तो दोस्तों इसका जो एग्जाम होना है वो टोटल 200 नंबर का एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, और इसके लिए आपको 3 आवर्स मिलने वाले हैं। 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। अब जो 200 मार्क्स हैं ये अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड हैं। ये सबसे पहले तो पार्ट आ और पार्ट वा में डिवाइड है। पार्ट जो आ आएगा वो 100 मार्क्स का रहेगा और पार्ट जो बा आएगा ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। यदि हम बात करें पार्ट आ में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो पार्ट आ में आपसे गणित पूछी जाएगी, यानी कि आपसे मैथ्स पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे हिंदी पूछी जाएगी, इसके बाद आपसे अंग्रेजी पूछी जाएगी, मैथ्स, हिंदी, अंग्रेजी, और इसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा वो यहां पे पूछा जाएगा विज्ञान।
टोटल यहाँ पर 4 सब्जेक्ट होंगे, सभी सब्जेक्ट जो है 25-25 मार्क्स के होंगे, तो टोटल जो आपके मार्क्स हो जाएंगे 100। हर सब्जेक्ट जो होगा वो 25-25 मार्क्स का होगा। अब हमारे खंड बा की बात करें हम, खंड बा में जो आपसे पूछा जाएगा वो तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग पूछी जाएगी। आपसे यहां पे जीके पूछा जाएगा। इसके बाद में आपसे सामान्य प्रबंधन और कंप्यूटर, यहां पर भी 4 सब्जेक्ट होंगे, सभी सब्जेक्ट जो होंगे 25-25 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए भी आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा और इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोस्तों मैं रिपीट कर देता हूं, जो आपका एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। ये जो 200 मार्क्स रहेंगे ये 2 पार्ट में डिवाइड रहेंगे, पार्ट आ और पार्ट वा। पार्ट आ में जो है आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट गणित, दूसरा हिंदी, तीसरा इंग्लिश और चौथा विज्ञान। दोस्तों ये वैसे तो सभी सब्जेक्ट जो है 25-25 मार्क्स के होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा फिक्स नहीं होता कि पहले हिंदी आएगा तो हिंदी 25 मार्क्स का ही होना चाहिए। ये जो है आपस में वेरी करते हैं, 1-2 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट बढ़ा दिया जाता है, 1-2 मार्क्स का कम कर दिया जाता है। यदि हम अप्रोक्स में बात करें तो ये सभी 25-25 मार्क्स के होते हैं। बाकी इनके जो क्वेश्चन है वो वेरी भी कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है तो किसी सब्जेक्ट को कम कर दिया जाता है। सेम ये जो पार्ट वाह है उसमें भी यही होता है, रीजनिंग, जीके, सामान्य प्रबंधन और कंप्यूटर सभी 25-25 मार्क्स के होते हैं, लेकिन यहां भी वेरिएशन होता है, यहां भी वेरी हो सकता है। तो इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और यहां कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आई होप दोस्तों आपको सिलेबस समझ में आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एज लिमिट। एज लिमिट के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों जो एज लिमिट है ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रखी गई है। दोस्तों क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, सिर्फ नोटिस जारी किया गया है, और ये जो हम डेटा चर्चा कर रहे हैं ये 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग जो है हम चर्चा कर रहे हैं। तो 2017 में क्या था, 2017 में बाहरी राज्य का जो कोटा था कोई फिक्स नहीं था और ऐसा नहीं था कि बाहरी राज्य के अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इस बार जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाहरी राज्यों को यहां पे वेन रहेगा, बाहरी राज्य के अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि ये चीज नोटिफिकेशन में आए कि बाहरी राज्य के युवा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों पिछली बार जो क्या था कि 35 वर्ष से जो आयु थी, 35 वर्ष जो आयु थी ये बाहरी राज्य के लिए थी, लेकिन इस बार तो बाहरी राज्य का शायद रहे कि बाहरी राज्य के युवा इसमें अप्लाई ना कर पाए, तो बाहरी राज्य के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी के बारे में। तो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए जो आयु थी वो 18 वर्ष से 33 वर्ष थी, यानी कि मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 33 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों एज में आरक्षण मिलता है उसी तरह आरक्षण यहां भी एप्लीकेबल था। जो जनरल कैटेगरी के थे उन्हें यहां पर कोई भी आरक्षण नहीं था। जनरल कैटेगरी के मेंस के लिए जो थी 33 एज थी और जनरल कैटेगरी की जो वुमेन थी यानी कि जो गर्ल्स थी उनके लिए जो आयु थी 35 थी। वहीं एससी की बात करें, एससी, एसटी और ओबीसी की, तो इनके लिए जो एज थी ये 38 वर्ष थी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो 38 वर्ष जो थी वो एसटी, एससी और ओबीसी के लिए थी और जनरल के लिए 33 थी, जनरल की वुमेन के लिए 35 थी। तो जो एज का फंडा है आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद जो सबसे मेन टॉपिक है यहाँ का, मतलब सबसे मेन पॉइंट है वो है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन दोस्तों अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें, क्योंकि यहां 3 तरह की वैकेंसीज हैं। सबसे पहले यदि हम डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आएगी वो नोटिफिकेशन में अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगी। सिर्फ अभी हम डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में सामान्यतः सीपीसीटी मांगी जाती है। आपका 10th + 2 यानी कि आपका 12th तो होना ही चाहिए, साथ में आपके पास सीपीसीटी भी होना चाहिए, वो भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में। दोस्तों सीपीसीटी से रिलेटेड कुछ पद जो है आरक्षित होते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर में इतने पद सिर्फ सीपीसीटी वालों के लिए ही मिलने वाले, बाकी कुछ पद ऐसे होते हैं जो 12th बेस पर भी होते हैं। तो ये नोटिफिकेशन में ही क्लियर हो पाएगा कि कितने पद सीपीसीटी के लिए हैं और कितने पद सिर्फ 12th वालों के लिए हैं। कभी कभी ये होता है कि सारे ही पद सीपीसीटी को भी आरक्षित कर दिया जाता है। तो ये चीज जो क्लियर होने वाली है वो जो है नोटिफिकेशन में ही क्लियर होने वाली है। अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो सामान्यतः जो है यदि हम डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, ये जो हमारी बात है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में है।
डेटा एंट्री ऑपरेटर में सामान्यतः 10+2 यानी कि 12th और सीपीसीटी मांगी जाती है, जो कि हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये क्वालिफिकेशन रहेगी, आपने 12th किया हो, साथ साथ आपके पास सीपीसीटी का जो है डिप्लोमा भी होनी चाहिए। बाकी सहायक संप्रेषक और कनिष्ठ सहायक में आपके पास 10+2 यानी कि आपकी 12th होनी चाहिए। साथ साथ यहां भी जो कुछ पद होते हैं वो आरक्षित होते हैं डीसीए के लिए, यानी कंप्यूटर का जो डिप्लोमा होता है डीसीए, उसके लिए कुछ पद आरक्षित होते हैं। बाकी जो पद होते हैं वो सिर्फ 10+2 के लिए होते हैं, यानी कि 10+2 वाले डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ पद जो होते हैं वो डीसीए के लिए जो है आरक्षित होते हैं। तो ये चीजें नोटिफिकेशन में ही समझ आएगी कि कितने पद डीसीए के लिए आरक्षित है, कितने पद सीपीसीटी के लिए आरक्षित है। बाकी ये जो 2 वैकेंसीज है इनमें सीपीसीटी नहीं मांगा जाता, इसमें सिर्फ डीसीए के लिए कुछ पद आरक्षित होते हैं। तो ये जो चीजें समझ में आएगी वो नोटिफिकेशन में ही समझ में आएगी। 2017 में भी इसी तरह का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसमें कुछ पद सीपीसीटी के लिए आरक्षित थे और कुछ डीसीए के लिए आरक्षित थे। बाकी जो पद थे उसमें 10+2 के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा 6 पॉइंट है वो है एग्जाम फीस। एग्जाम फीस जो है, यदि हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो एग्जाम फीस है वो 500 रुपए है। चाहे आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म फिल करें, सहायक संप्रेषक के लिए करें या कनिष्ठ सहायक के लिए करें। साथ ही साथ यदि हम ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें या एसटी की बात करें, इनके लिए जो फीस है वो 250 रुपए है। तो ये जो फीस है वो फिक्स है सभी के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। जनरल के लिए 500 रुपए लगने वाले हैं, ओबीसी एसटी एससी के लिए 250 रुपए लगने वाले हैं। दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको यहां से कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहां पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपको हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जिससे कि आप अपनी तैयारी को आराम से बूस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि कृषि कल्याण विभाग से रिलेटेड है, उसके बारे में भी कुछ जो डिटेल है वो कुछ ही समय में चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो चैनल से जुड़ रहे हैं। थैंक यू।